एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे लाल, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं मिड ब्रेन के बारे में, पर उससे पहले जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नया लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछला लेक्चर ज़रूर रिवाइज करते हैं, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको डायएन्सेफेलॉन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाया था, और मैंने आपको डायएन्सेफेलॉन की पोजीशन भी बता दी थी। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में बताया था, क्योंकि वो भी फोर ब्रेन का पार्ट हैं। भले ही वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं बच्चों, पर वो आपके फोर ब्रेन का पार्ट हैं और हो सकता है कि आ जाए। ब्रेन के साथ ना प्रॉब्लम ही है, मतलब जो नर्वस सिस्टम है ना, उसमें एनसीईआरटी में दिया थोड़ा कम है, पर उससे क्वेश्चन जो है थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। तो हमें रिस्क क्यों लेना है? ठीक है। रिस्क है तो इश्क है, ये बात याद रखना, ये बात अलग है। पर अभी हमें इश्क नहीं करना, हमें क्या एग्जाम देना है। ठीक है। तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। जब रिस्क करना हो तो रिस्क ले लेना। ठीक है। अभी हमको एग्जाम में जो है हम चाहते हैं कि हमारे सारे क्वेश्चन राइट हो, तो आउट ऑफ सिलेबस जो है टॉपिक्स को भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। ठीक है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपका रह गया, तो ये मान लो कि 3 नंबर का लॉस हो जाएगा और फिर अपन लोग फंस जाएंगे। ठीक है। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द मिड ब्रेन। पर लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था वो भी बता दूं, और मिड ब्रेन की पोजीशन बता देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या समझाया था कि दिस इज द पॉन्स वेरोलाई, इजंट इट। ये क्या बताया था कि ये होता है पॉन्स वेरोलाई। ठीक है। दिस इज द पॉन्स वेरोलाई। ठीक है। पॉन्स वेरोलाई के बाहर होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो एक छेद से बाहर होती है एज स्पाइनल कॉर्ड, और इसके ऊपर जो है ये पाया जाता है आपका मिड ब्रेन। ठीक है। ये हो गया आपका मिड ब्रेन। ठीक है। सो ऐसा अपन लोग मिड ब्रेन आज बना ले रहे हैं। ठीक है। सो ये हो गया अपना बच्चों क्या, मिड ब्रेन। ठीक, ये रखा हुआ है मिड। ठीक, तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज द पॉन्स। ठीक है। ये हो गया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये कहानी हम लोगों ने कल ही बात कर ली थी। ठीक है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना अपने को। दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। और यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है सेरिबेलम। ठीक है। ये सेरिबेलम का एक हाफ, ये सेरिबेलम का दूसरा हाफ, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। ओके, सेरिबेलम। ठीक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि इसके ऊपर, मिड ब्रेन के ऊपर, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? यहाँ पे प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दिया है मैंने वेंट्रिकल, पर टेंशन नहीं लेना। थर्ड वेंट्रिकल के इधर पर क्या प्रेजेंट होती है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है। ये क्या प्रेजेंट होती है? पीनियल ग्लैंड। देखो, ये याद रखना कि ये स्ट्रक्चर आपको इतने अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए कि आंख बंद करने पर भी आपको यही संरचना याद आए। ठीक है। सो दिस इज द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो थर्ड वेंट्रिकल की छत पे लगी होती है, और इसे हम कहते हैं एपिथैलेमस। बहुत सारे लोग पीनियल ग्लैंड को एपिथैलेमस कंसिडर कर लेते हैं। इसके साइड बाय साइड आपको, साइड बाय साइड ऐसे राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। लेटरल साइड पे, जिसे हम कहते हैं भैया थैलेमस, जो कि एक रिले सेंटर की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। मैं बहुत ज़्यादा फेयर डायग्राम पे अभी बना नहीं रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है। और इस हाइपोथैलेमस के नीचे क्या लगा होता है? इसके नीचे लगी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमने पढ़ लिया, थैलेमस, एपिथैलेमस, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है। और उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा सेरिब्रम लगा हुआ होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या डील कर लिया है? वी हैव डील विद द सेरिब्रम। ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड दिस। आप लोगों को फोर ब्रेन, ये वाला जो पूरा पार्ट है, फोर ब्रेन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। पिछले 2 लेक्चर में पूरा फोर ब्रेन आपका हो चुका है। ठीक है। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिड ब्रेन, और उसके बाद फिर हम हाइंड ब्रेन के बारे में भी डिस्कस, देखो ब्राइन लिख दे रही हूं मैं, देखो देखो, हाँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे BIN। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। ठीक है। ओके। नाउ मिड ब्रेन जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि मिड ब्रेन की पोजीशन बता दो जरा, ठीक है, मिड ब्रेन की पोजीशन बता दो, तो आप क्या बोलोगे? मिड ब्रेन जो होता है, यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए, वी हैव स्टार्टेड विद द मिड ब्रेन, ठीक है, आपको पता है कि मिड ब्रेन का ऐसा कोई बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है, पर यह है कि जरूरी है मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फोर एंड हिंड ब्रेन। बच्चों समझे ये बात को कि ये क्या है, ये वो रोड है जो दो रोड्स को कनेक्ट करती है, ऊपर वाली रोड और नीचे वाली रोड को, ठीक है। तो मिड ब्रेन इज द कनेक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड, ध्यान से समझो, सिचुएटेड कहाँ, सिचुएटेड एट अपर, कहाँ पर सिचुएटेड होता है, अपर ऑफ पॉन्स, ठीक है, पॉन्स के ऊपर होता है जैसा कि आपने देखा, एंड लोअर, ध्यान से देखना, लोअर ऑफ व्हाट, लोअर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल के नीचे और पॉन्स के ऊपर इसकी पोजीशन होती है। समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। अब आपको मेरे को ये बताना था कि यहां से ध्यान से देखना, थर्ड वेंट्रिकल इज कंटिन्यूड इनटू अ पाइप, ठीक, यहाँ पर एक पाइप होती है, ठीक, और ये पाइप जो है ऐसे नीचे आती है और ये पाइप यहाँ पर, अब मैं ये इसको मिटाऊंगी क्योंकि मुझे एक ही वेंट्रिकल दिखाना है, और ये पाइप इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू होती है। और अगर आपको बताया है मैंने तो आपको पता होगा कि ये जो इसका थर्ड वेंट्रिकल का ये जो सबसे सामने वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर एक और सेरिबेलम पाया जाता है। तो क्या देखा आपने कि ऊपर से मिड ब्रेन से एक पाइप निकल रही है, ठीक है। इस वेंट्रिकल में क्या भरा हुआ होता है बच्चों, इस वेंट्रिकल में भरा हुआ होता है CSF। इस वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है एक पाइप, इस वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है एक पाइप, और इस पाइप को हम लोगों ने क्या देखा था, इस पाइप को हम कहते हैं एक्विडक्ट, ठीक, सेरिब्रल एक्विडक्ट, डक्ट ऑफ एक्विडक्ट सेल्वियस, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये नली बाहर निकलती है और इस नली में भी ये लिक्विड भरा हुआ होता है। ये नली जो है सेरिबेलम के पास ऐसे थोड़ी चौड़ी हो जाती है, इट इज लाइक दैट, ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगी बच्चों, चौड़ी, ठीक है, ये नली क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। तो ये किसके बीच में घुसी हुई होती है नली, एक सेरिबेलम ये हो गया, ठीक, सेरिबेलम के ऊपर है और इसके ऊपर एक और सेरिबेलम पाया जाएगा। तो ये जो ये वाला पोर्शन है इस नली का चौड़ा हुआ भाग, इधर वाला पोर्शन ही दिखाई देता। तो सेरिबेलम हम देख रहे हैं, तो एक सेरिबेलम पीछे एक सेरिबेलम आगे, बीच में इस नली का चौड़ा हुआ भाग घुसा हुआ होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। पर अभी है ये हमारा कंसर्न नहीं है, दिस इज नॉट आवर कंसर्न। व्हाट इज आवर कंसर्न, हमारा कंसर्न ये है कि मिड ब्रेन हम अभी पढ़ रहे हैं और इससे एक्विडक्ट ऑफ साइल्वियस कहते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो गुजरती है, ठीक है। मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं होता बच्चों, समझ में आ गई बात, मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं होता। मिड ब्रेन की पोजीशन क्या है, पॉन्स के ऊपर और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे। समझ में आई बात, पॉन्स के ऊपर और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे इसकी पोजीशन होती है। थर्ड वेंट्रिकल से एक पाइप कंटिन्यू होती है जो मिड ब्रेन से होते हुए जाती है। पॉन्स और मेडुला के बीच में मतलब पोस्टीरियर रीजन पे सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम के दो हाफ से, एक ऐसा होता है एक उसके पीछे होता है, तो उनके बीच से ये डक्ट चौड़ी हो जाती है और इसे हम फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ये कहानी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं होता। नाउ अब ध्यान से समझना, ये पोजीशन हो गई। अब मिड ब्रेन के थोड़े से और आगे की बात करते हैं और आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कि ये मिड, थोड़ा सा और अच्छे से बनाती हूँ ना, सपोज दैट बच्चों कि ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन। अब ध्यान से समझना है ना, अरे यार ये क्या है यार, ठीक है, चलो यहाँ पे वाइट कलर कर देती हूँ, ठीक। सपोज दैट कि ये हमारा क्या है भैया, मिड ब्रेन है, ठीक है, ओके। अब इसको भी मिटाना पड़ेगा अपने को, अरे सारा ही मिटा देती हूँ यार, है ना, चलो। सपोज दैट बच्चों कि ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन, ठीक। ये अपन ने क्या बना लिया, मिड ब्रेन बना लिया, ठीक। थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ तो अभी आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ये भी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मिड ब्रेन, ठीक। मिड ब्रेन का ये वाला हिस्सा ध्यान समझना, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस। मिड ब्रेन का ये वाला हिस्सा जो आपको चौड़ा दिख रहा है, ठीक है, मिड ब्रेन का ये वाला चौड़ा जो दिख रहा है हिस्सा, देखो ध्यान से समझो। एक और चीज अभी आपको बताती हूँ, देखो पॉन्स का भी ये वाला हिस्सा ऐसे चौड़ा रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मेडुला का भी ऐसे चौड़ा रहता है। आपको पता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग पिरामिड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पिरामिड, ठीक है। क्या कहा, दिस इज द पॉन्स,
हिंड ब्रेन का पार्ट है, दिस इज द मेडुला। इनके आगे का हिस्सा क्या होता है बच्चों, इनके आगे का हिस्सा क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। पर यहाँ पर इस चौड़े हिस्से को वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड ब्रेन, इजंट इट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मिड ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। मिड ब्रेन का ये वाला हिस्सा देखो तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड। ये वाला हिस्सा आपको हल्का सा क्या दिखाई दे रहा है, ब्रॉड। अब इसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए, इस चौड़े हिस्से का कोई नाम भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो ब्रॉड का वो कितना बड़ा बनाया मैंने, तो चौड़ा होना चाहिए। इस हिस्से का नाम पता है हम लोग क्या रख देते हैं, ठीक, ये पॉन्स को, इसको थोड़ा सा इस डब्बे में पैक कर देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सेरिब्रल पीडनकल। पीडनकल, समझे मेरी बात को, क्या बोला मैंने कि मिड ब्रेन का ये वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। इस चौड़े हिस्से को हम कहते हैं सेरिब्रल पीडनकल, ठीक, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं सेरिब्रल पीडनकल। और इसके नीचे फिर ऐसा पॉन्स रखा होता है और फिर ऐसा मेडुला रखा होता है। इसके बारे में अभी हमको बात नहीं करनी, इसलिए मैं इसको मिटा दे रही हूँ, ठीक है। सेरिब्रल पीडनकल डन। अब ध्यान से समझना, ठीक, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर रीजन पे, ठीक है, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर रीजन में, ठीक है, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर रीजन पे 4, ठीक है, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर रीजन पे 4 ऐसे राउंड गोले गोले स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। थोड़ा सा और मैं अच्छे से बनाना चाहूंगी इसको। मिड ब्रेन के आओ आओ ओ मिड ब्रेन के पोस्टीरियर रीजन में 4 ऐसे सॉलिड गोले गोले स्ट्रक्चर होते हैं पीछे की ओर, ठीक है। मिड ब्रेन के पीछे की ओर 4 ऐसे गोले गोले स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं, ठीक है। ओके, 4 दिख रहे हैं आपको, ठीक। कहाँ की ओर होते हैं, एट द पोस्टीरियर रीजन, पीछे है ये, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, प्रेजेंट एट पोस्टीरियर ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के पोस्टीरियर रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं मेरे बच्चों, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब समझना, इनको क्या कहते हैं पता है आपको, इनको क्या कहते हैं, इन चारों को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं इन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना। डिश डिश डिश, क्या नाम बोला मैंने, ठीक है। बाप रे, इतना लंबा नाम बोल दिया मैडम आपने, है इतना लंबा नाम हम कैसे याद करेंगे, क्यों, फिजिक्स में इतने लंबे लंबे डेरिवेशन याद रखते हो, केमिस्ट्री में इतनी लंबी लंबी रिएक्शन याद रखते हो, बायोलॉजी में एक सड़ू सा गंदू सा नाम नहीं याद रख पा रहे तुम लोग, इतना तो याद रखना चाहिए ना बच्चों अपने को, ठीक है। डांट नहीं रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ, ठीक है, याद कर लेना, ओके। सो हमने क्या देखा कि मिड ब्रेन के पिछले हिस्से में 4 सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, मैं बताऊंगी वो क्या है। तो मिड ब्रेन के पिछले हिस्से पर 4 सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना जो है, ध्यान समझो, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना का रोल बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसको हम क्रूरा सेरिब्राई भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, क्रूरा सेरिब्राई भी कहते हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन के पिछले हिस्से में 4 सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्री मतलब 4, ठीक, क्रूरा सेरिब्राई भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, देखिएगा। अब ध्यान से देखो, जो सॉलिड स्ट्रक्चर आगे की ओर है उसे हम कहते हैं सुपीरियर कॉलिकुली। मैं इसका डायग्राम भी लेके आई हूं, ठीक है। और जो पीछे की ओर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंफीरियर कॉलिकुली। समझ आई आपको बात, क्या देखा आपने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना बच्चों। मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं होता, मिड ब्रेन से ऐसी एक डक्ट पास होती है, ठीक। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ
साइल्वियस, इसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट भी कह सकते हैं। कोई वेंट्रिकल नहीं होता, इसमें क्या भरा हुआ होता है, यू हैव टू नो कि इसमें क्या भरा हुआ होता है, इसमें भरा हुआ होता है CSF। क्या भरा हुआ होता है, CSF। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझना। मिड ब्रेन के पिछले हिस्से पर हमें 4 सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इनको हम क्रूरा सेरिब्राई या कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना कहते हैं। वाई वी कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना, क्योंकि 4 सॉलिड स्ट्रक्चर। आपको पता है कि सॉलिड स्ट्रक्चर किससे बने हुए हैं? कभी सोचा आपने किससे बने हुए होंगे, बताओ? साइटोन, सेल बॉडी से, और इनके एक्सॉन नीचे की ओर जा रहे होंगे। समझ रहे हो बात को? कहीं भी अगर आपको ऐसा सॉलिड राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर दिखता है ना बच्चों, तो सीधे याद रखना कि इसमें कुछ नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहां पर भी ऐसा कुछ सॉलिड सा दिखे, वो कुछ नहीं है, दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मैंने आपको क्या पढ़ा है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं भी ऐसा अगर आपको सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो ये कुछ नहीं है, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, फंक्शन देखते हैं मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन कोई बहुत बड़ा पार्ट थोड़ी है यार कि 4 घंटा यही चलता रहेगा। फंक्शन देखो, ठीक है, मिड ब्रेन के क्या फंक्शन है? टेक्टाइल रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिफ्लेक्स और टेक्टाइल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स और विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, ये 3 फंक्शन होते हैं मिड ब्रेन के। पर अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट क्या करता है। टेक्टाइल मतलब टच का रिफ्लेक्स। ठीक है, आइए इसके लिए हमको थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी। मैं एक ब्रॉड रेड कलर ले रही हूं और आपको सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन बताती हूँ। देखो बच्चों, आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। सो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये वाला हिस्सा, दिस इज द मिड ब्रेन। MB लिख देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन से याद रखना, मिड ब्रेन। ठीक है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस इज द मिड ब्रेन। और अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जा रही है क्या है, ये देखो, ये बना चैम्बर जैसा। ये कौन सा वेंट्रिकल है? ये है कौन सा वेंट्रिकल? 4th वेंट्रिकल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अरे 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 अरे, ठीक है, अरे अरे यहाँ पे तो गड़बड़ हुआ ना, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक, अब देखो, ध्यान से देखना है ना। ये देखो, ये मिड ब्रेन है, दिस इज द मिड ब्रेन। ओके, दिस इज द मिड ब्रेन। ये देखो, ये पाइप आ रही है, ये पाइप आ रही है। ठीक है, ये पाइप आते जा रही है, देखो ऐसी चौड़ी हो गई यहाँ पे। ये देखो, ये पाइप आई यहाँ से और ये पाइप यहाँ चौड़ी हो गई। दिस इज अ पाइप। इसका जो चोच है वो अंदर की ओर घुसा हुआ होगा। ये सेरिबेलम है तो आपको दिख नहीं रही है, पर अंदर की ओर चोच घुसी हुई है। दिस इज द 4th वेंट्रिकल। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, दिस इज द मिड ब्रेन। ये हमको समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग। और मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो, अब मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ध्यान से देखना है ना। देखो 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 देखो। ओके, चलिए यहाँ पर सबसे पहले, सो वी हैव 4 सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं अपन लोग थोड़ा सा अलग से, है ना, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, तो 2 ऊपर की ओर बना लिए अपन ने और 2 नीचे की ओर अपन ने बना लिया। डन। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर कॉलिकुली, ठीक है, और इसे हम कहते हैं इंफीरियर कॉलिकुली। इंफीरियर कॉलिकुली। अब कान खोल के सुनेगा तुम लोग मेरी बात, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सुपीरियर कॉलिकुली जानते हो किस चीज के लिए होती है? दिस इज, अरे यार, सुपीरियर कॉलिकुली इज फॉर विजुअल रिफ्लेक्स। मैं समझा रही हूं ये क्या है, विजुअल रिफ्लेक्स। एंड इंफीरियर कॉलिकुली इज फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्स। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। क्या होता है ये देखो, समझाती हूं मैं, ध्यान से देखना ना। विजुअल रिफ्लेक्स, कोई लड़का, कभी आप लोगों ने मूवी देखी है, कभी क्या देखते ही होगे, ठीक, तो जो छिछोरे टाइप के लड़के रहते हैं, ठीक, अब मैं थोड़ा चश्मा उतार दूं तो थोड़े मेरे आंखों का एक्सप्रेशन आपको अच्छे से दिख पाएगा। जो थोड़े छिछोरे टाइप के लड़के रहते हैं,
तो उनके सामने कोई लड़की गुजरती है, जैसे मान लो लड़की उधर से आ रही ना, उस कोने से लड़की आ रही है, तो लड़का ऐसे बैठा हुआ है, ठीक, तो कैसे करते रहते बताओ मुझे। अब लड़की उसके सामने से कुछ नहीं, लड़की गुजर रही, तो क्या करते रहे, देखो जैसे लड़की जाती ना तो ऐसे उनकी मुंडियाँ, जो छिछोरे लड़के रहते उनकी मुंडियाँ ऐसे घूमते जाती ना, क्या बात है, ऐसे घूम रही है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रही हूँ मैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो दिस इज द विजुअल रिफ्लेक्स। तो अगर कोई अच्छी लड़की, जैसे मैं कोई एक छिछोरा लड़का हूँ और अगर मेरे सामने से कोई अच्छी लड़की गुजर रही है, तो मैं कैसे बोलूँगी, अब लड़की ऐसे जाते जा रही है और आपकी नज़र भी ऐसे जाती जा रही है। सपोज दैट कि अगर आपके सामने आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और जब आप होटल जाते हैं तो ऐसे गुलाब जामुन की ट्रे लेकर अगर कोई वेटर ऐसे जाता है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप कुछ नहीं देख रहे हो, बस जहाँ जहाँ गुलाब जामुन जाते जा रहे हैं वहाँ वहाँ आपकी नज़र भी जाती जा रही है। दिस इज द विजुअल रिफ्लेक्स। समझ में आ गई बात, ये समझ में आई आपकी बात। जैसे कि सपोज दैट कि मैं ये पेपर ली हूँ, ठीक है, सपोज दैट कि मैंने ये पेपर लिया, अब मैंने पढ़ना शुरू किया, अब देखो मैं यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, मिड ब्रेन इज द जंक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, देयर इज नो वेंट्रिकल इनटू द मिड ब्रेन। अब जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका क्या होता जाता है, मुंडी भी घूमती जाती है। तो विजुअल रिफ्लेक्स है ये, समझ में आई बात। अब मैं आपको ऑडिटरी रिफ्लेक्स बताती हूँ, ठीक। आपके कान में आके, सपोज दैट अगर आपके कान में किसी ने आके बोला कुक, तो आप तुरंत हट ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ठीक। आपके कान में बोला कि अरे अरे वो आपने उस लड़की को देखा, उस लड़की का मेकअप देखा कैसा है, तो आप क्या बोलते हो, अरे हाँ, ठीक। तो तुम उधर तुरंत घूम जाते कि नहीं घूम जाते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से कोई चीज़ पढ़ रहे हो और अचानक से एम्बुलेंस गुजर जाए तो आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, दिस इज द ऑडिटरी रिफ्लेक्स। तो अगर आप कोई चीज़ सुनकर उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हो, दिस इज द ऑडिटरी रिफ्लेक्स। अगर आप किसी चीज़ को देखकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, दिस इज द विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल मैं खुद बताती हूँ। जैसे कि बचपन में मेरी मम्मी जो होती थी, वो जो हम लोगों को जब भी मार्केट ले जाती थी, तो अगर मेरी पसंदीदा कोई ड्रेस है ना, तो मेरी मम्मी ऐसे पकड़ के मुझे लिए जा रही हैं और मैं पीछे की उस ड्रेस को देखे जा रही हूँ, अरे यार ये काश मुझे मिल जाए। दिस इज द विजुअल रिफ्लेक्स। आपको विजुअल मिल गया है और आप रिफ्लेक्स देते जा रहे हो, ठीक है। तो जितने भी ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स होते हैं वो मिड ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर कॉलिकुली मेंटेन द विजुअल रिफ्लेक्स एंड इंफीरियर कॉलिकुली मेंटेन द ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इन दोनों को साथ में हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। दे आर नथिंग, दे आर द ग्रुप ऑफ साइटॉन्स। यहाँ से निकलते हैं एक्सॉन जो कि रिफ्लेक्स सिग्नल को ले जाते हैं इनटू द सेरिब्रम फॉर द डिसीजन मेकिंग। डन। आइए उसके बाद टेक्टाइल रिस्पॉन्स भी होता है। किसी को छुआ, जैसे किसी ने छुआ चल हट, तो ये होता है टेक्टाइल रिफ्लेक्स, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा और बात करती हूँ। देखो आपको मैंने कल पढ़ाया था किसके बारे में, लिम्बिक सिस्टम के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको बताया था बेसल न्यूक्लियाइज के बारे में, ठीक है। बेसल न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो दीज आर द ग्रुप ऑफ साइटोन विच कंट्रोल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। वहाँ पर मैंने आपको हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला के बारे में बताया था। हिप्पोकैम्पस विल कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन ऑफ रेज, गुस्से का, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहाँ पर लेट मी सिलेक्ट ब्राउन कलर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे, ध्यान समझना, मिड ब्रेन के यहाँ पर कुछ ऐसे डार्क कलर के, ठीक है, ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि मिड ब्रेन के ऊपर कुछ डार्क कलर की बॉडीज पाई जाती हैं, डार्क कलर के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। नाइग्रा का मतलब नाइग्रम से याद रखो, ठीक है। पाइपर नाइग्रम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द काली मिर्च। नाइग्रम मतलब काला, ठीक है। तो नाइग्रा मतलब डार्क कलर की बॉडीज, ठीक है। दिस सबस्टेंशिया नाइग्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ डोपामाइन, ठीक है। क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों, डोपामाइन, ठीक है। डोपामाइन जो है ये बेसिकली आपको पता क्या करता है, ध्यान समझना, ठीक। सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या निकालता है,
सब्सटेंशिया नाइग्रा ने क्या निकाला? सब्सटेंशिया नाइग्रा ने निकाला डोपामाइन, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा ने क्या निकाला बच्चों? डोपामाइन निकाला। डन। ये जो डोपामाइन है ये पता है क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं। ये आपकी बॉडी के पॉस्चर को बैलेंस करता है, समझे आप बात को? बॉडी के पॉस्चर को बैलेंस करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। पॉस्चर बैलेंस का मतलब ये है कि मेरी मुंडी जो है वो सही तरीके से अभी बैलेंस होके खड़ी है, मेरा हाथ प्रॉपरली काम कर रहा है, पैर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर अगर इस सब्सटेंशिया नाइग्रा में किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों को एक डिजीज के बारे में पढ़ना है 12th क्लास में, विच इज द पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज इज द डिजीज ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। इट इज द डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नॉट सेरिब्रम, इट इज द डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है मिड ब्रेन। अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा में किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाए, ठीक है, तो डोपामाइन नहीं निकलेगा। डोपामाइन नहीं निकलेगा तो बॉडी जो है ना वो पॉस्चर बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो आपको पता है कि आप हाथ उठाएंगे ना तो अपने आप गिर जाएगा, ठीक है, ये वाला हाथ उठाएंगे तो अपने आप गिर जाएगा। मुंडी ऐसे ऐसे, ट्रेमरिंग कहते हैं इसको, ऐसे 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 कपती रहेगी, ठीक है। बुढ़ापे में यही होता है, बुढ़ापे में सब्सटेंशिया नाइग्रा सही तरीके से डोपामाइन नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, वो कभी भी किसी बूढ़े आदमी को देखा हमेशा ऐसे ऐसे बैठा भी रहेगा तो ऐसे ऐसे कपता रहता है, क्योंकि डोपामाइन कम होने की वजह से बॉडी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बॉडी का हर पार्ट ऐसे 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 कपता रहता है, विच इज कॉल्ड एज ट्रेमरिंग। समझ गए? सो दिस इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपको इतना ही पढ़ना है। आइए थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए कहाँ है, आइए। Midbrain is the small part of the brain located between the diencephalon. मैंने third ventricle लिखा, diencephalon same चीज, located between the diencephalon of forebrain and pons of the hindbrain. A canal is called as cerebral aqueduct, aqueduct of Salibius, कुछ भी कह सकते हैं, passes through midbrain, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये डक्ट कहाँ से कैसी पास हो रही है, ठीक है। कहाँ गया यार? ओके, नाउ लुक एट दिस, दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है, दिस इज द मिड ब्रेन। ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। ये आपका मिड ब्रेन है, थर्ड वेंट्रिकल से ही कनेक्टेड रहता है। इस मिड ब्रेन से एक डक्ट पास होती है विच इज कॉल्ड एज एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस, और ये डक्ट इस जगह पर आकर देखो ऐसे चौड़ी हो जाती है। चोच इसकी देखो सेरिबेलम के अंदर घुसी हुई है, एक सेरिबेलम दिख रहा है, इसके ऊपर एक और है तो छुप गया है, और ये हो गया आपका फोर्थ वेंट्रिकल, देखो बना हुआ है। दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द पॉन्स, दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन से एक डक्ट पास हो रही है और यहाँ पर जाकर देखो चौड़ी हो रही है, विच इज कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ओके, सो ये हो गई हमारी। आगे की बात देखते हैं, ऐसे ही बना होगा। एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज सेरिब्रल पिडंकल, क्रूरा सेरेब्राई, ठीक है। देखो बना है एंटीरियर पार्ट, देखते हैं अपन, ये देखो सेरिब्रल पिडंकल, इसी को क्रूरा सेरेब्राई भी कह सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट चौड़ा होता है। क्रूरा सेरेब्राई कंट्रोल्स द मसल ऑफ लिम्ब, ठीक है। ये देखो क्रूरा सेरेब्राई, ये वाले पार्ट पे ही सब्सटेंशिया नाइग्रा पाए जाते हैं, ठीक है। और यही जो है पॉस्चर मसल को मेंटेन करता है, लिम्ब को प्रॉपरली होल्ड करने में, अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपरली कौन सा पॉस्चर देना है ये बताने में मदद करता है। सेरिबेलम का भी इसी यही काम होता है, ठीक है। सुपीरियर और क्रूरा सेरेब्राई कंट्रोल द मसल ऑफ लिम्ब। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आगे वाला पार्ट है वो क्या मेंटेन करता है, पॉस्चर को, पीछे वाला क्या मेंटेन करता है, रिफ्लेक्सेस, कौन सा, विजुअल और ऑडिटरी। सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस, जिसको हम कॉर्पोरस क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, ये लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसको हम साइट रिफ्लेक्स कह देते हैं, साउंड रिफ्लेक्स एक्शन बताते हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस, दिस इज द सुपीरियर कॉलिकुली, दिस इज द इंफीरियर कॉलिकुली, ठीक है। ये मिड ब्रेन के पार्ट है और सुपीरियर कॉलिकुलिस देखने के लिए, इंफीरियर कॉलिकुलिस सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बात करते हैं। पोस्टीरियर कॉलिकुलिस कहाँ होते हैं, ये पीछे की ओर होते हैं। 4 स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप कलेक्टिवली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। देखो ये ना एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है, यहाँ से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये देखो ये है मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। Function. Midbrain receives, integrates the visual, tactile, auditory response and muscle and limb coordination. ये भी अपन बता सकते हैं, ठीक है।
डन हो गई इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये हो गया मिड ब्रेन। सो वी हैव कंप्लीटेड द मिड ब्रेन बच्चों। आई होप कि मिड ब्रेन आपको समझ में आ गया होगा कि मिड ब्रेन काम क्या क्या करता है, ठीक है। मिड ब्रेन का आगे का जो हिस्सा है जिसको हम सेरिब्रल पेडेंकल कहते हैं, ये मसल और लिम्ब को मेंटेन करता है। यहीं पर कौन सा न्यूक्लियस है, इसी के ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर क्या होता है, इंटेरियर साइड पर सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो डोपामीन निकालता है। डोपामीन से क्या मेंटेन होता है, बॉडी का पॉस्चर, ठीक है। नहीं तो ऐसे करते रहोगे बढ़ापे में, ठीक है। तो मिड ब्रेन हो गया। चलो अब हम लोग शुरू करेंगे हिंड ब्रेन। इसको खींच लो फोटो एक बार। ओके, तो ये हो गया मिड ब्रेन के बारे में बच्चों। अब हम लोग शुरू करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन जो मन करे वो बोलो। देखो, हाइंड ब्रेन के बेसिकली 3 हिस्से हैं, ठीक है। आज हम 2 के बारे में बात करेंगे और 1 के बारे में कल, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है वो, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से बताए मैंने बच्चों आपको? सबसे पहला हिस्सा बताया पॉन्स, फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ठीक। ये करेंगे टुडे, ठीक है, और ये करेंगे टुमारो, इसलिए लिखा नहीं मैंने, ठीक। चलो शुरू करते हैं। डायग्राम यहीं पे बना लेते हैं, जगह है काफ़ी। तो बेटा ये है अपना मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन से ये जुड़ा हुआ है अपना पॉन्स, ओके, और यहाँ से आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा। लेबल कर लूँ मैं आपकी, ठीक है। सो ये हो गया पॉन्स वेरोलाई भी कहते हैं इसको, पॉन्स वेरोलाई। ये हो गया मिड ब्रेन और ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा और यहाँ पर जुड़ा हुआ है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम के 2 हाफ्स हैं, ठीक है। ये है आपका सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम के बारे में अभी हम आज कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली कहानी जो मुझे है सुनानी वो है मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। देखो क्या बोल रही हूँ मैं। मेड्यूला का काम क्या होता है, अगर मैं एक फटाफट से फिर से वही डायग्राम, ये एक ही टाइप का डायग्राम बना बना के दिमाग के दही हो चुकी है, ठीक है। सो ये हो गया आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक। ये हो गया पॉन्स और ये हो गया मिड ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर अपन बना लेते हैं सेरिब्रम, ठीक। ये कितना गंदा सेरिब्रम बनाया है मैम आपने, शिट, ठीक यार, क्या हो रहा है। ये बना लिया अपन ने सेरिब्रम, ठीक। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, अगर आपको याद होगा, मैं तो हर क्लास में ही पढ़ाती हूँ, कि पूरा जो बाहर का आउटर हिस्सा क्या रहता है बच्चों, वो होता है ग्रे मैटर, ठीक है। पूरा जो बाहर का आउटर हिस्सा होता है वो क्या होता है बच्चों, ग्रे मैटर, ठीक है। ये पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद ये एक्सॉन, ये एक्सॉन जो है इसके नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्ट, ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर। ये कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैक्ट पढ़ा था हम लोगों ने, ये ट्रैक्ट, ठीक है। ग्रुप ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट। ये क्या है अपने ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कह दो, या इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, ग्रे मैटर, डन। अब इस ग्रुप ऑफ ग्रे मैटर से क्या निकल रहा है, ट्रैक्ट निकल रहा है। अब ये ट्रैक्ट नीचे की ओर जा रहा है, ठीक। सब लोग ध्यान समझना क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सपोज दैट कि ये ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन है। इस ऑर्गन को मैंने सपोज दैट कि मुझे गरम तवा छू दिया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ से ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, यहाँ से निकलता है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक। यहाँ से क्या निकला बच्चों, हमारा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। ध्यान से समझना, अभी हमको इसके बारे में और पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड भी बना ही लेते हैं। ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ गए बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। दिस इज द स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ गए, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब ध्यान से समझना, स्पाइनल कॉर्ड के
यहाँ पर क्या पड़े होंगे, यहाँ पर भी न्यूक्लियस पड़े होंगे बच्चों। न्यूक्लियस मतलब एक्सॉन, ग्रुप ऑफ साइटोन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या पड़े होंगे, न्यूक्लियस। जो भी सिग्नल, जैसे अगर आपने हॉट तवे पे हाथ रखा ऐसी, तो ये स्यूडो यूनिपोलर सिग्नल लेकर आए स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के सेल बॉडी के ग्रुप ने उसको ग्रास्प कर लिया। अब इन सेल बॉडीज से भी क्या निकलेंगे, एक्सॉन्स। ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक्सॉन मेड्यूला से, पॉन्स से, मिड ब्रेन से, थर्ड वेंट्रिकल के थैलेमस से होते हुए यहाँ जाएंगे, ठीक है, ओके, डन। अब आपको पता होना चाहिए कि सेरिब्रम के पास तो दोनों हिस्से हैं भैया, सेंसरी भी है और मोटर भी है। ये कौन सा सेंटर है, देखो एक ही चीज़ को हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको मैकेनिज्म क्लियर हो जाए अच्छे से कि काम कैसे होता है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाने का औचित्य ये होता है कि आपको एक एक पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, एकदम मक्खन, ठीक है, ब्रेड में मक्खन लगा के खा जाओ। अब सपोज दैट कि ये कौन सा एरिया है बच्चों, सेंसरी, ठीक है। तो सेंसरी, यहाँ पर कौन सा एरिया होगा, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया ने एनालाइज किया और सिग्नल किसको दे दिया, मोटर एरिया को, और मोटर एरिया ने इन ट्रैक्ट के माध्यम से सिग्नल वापस लेकर आए, ठीक है, लेकर आए, और सिग्नल वापस से किसको दे दिया, ऑर्गन को दे दिया, और क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, ठीक। अब यहाँ पर मेड्यूला का क्या फंक्शन हुआ, ठीक। देखो मोटर जो है सिग्नल लेके आया, ब्लैक वाला, देखो ब्लैक वाला सही बना देती हूँ, सिग्नल आया ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, और ऑर्गन को दे दिया, ऑर्गन ने रिस्पॉन्स किया। अब ध्यान से मेरी बात समझना, इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, इस जगह से आप सिग्नल लेकर ऊपर जाते भी हैं और सिग्नल लेकर नीचे आते भी हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, इसी यहीं से ऊपर लेके जाओगे, यहीं से नीचे लेके आओगे, ठीक है। आई बात समझ में, अब समझना मेरी बात को। ये जैसे आप लोगों ने बहुत सारे न्यूक्लियस पढ़े थे, कहाँ पर, सेरिब्रम में पढ़े थे, जिनको हम लोगों ने कहाँ पर क्या कहता था, बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझना है, ये हो गया पॉन्स, ठीक, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियस ना मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी पड़े हुए होते हैं, समझे बात को, ठीक। अब ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियस, ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ऐसे ही बहुत सारे, जिस प्रकार से सेरिब्रम में न्यूक्लियस पड़े थे बेस पर, जिसे हम बेसल न्यूक्लियाई कह रहे थे, जो कि अलग अलग फंक्शन इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे, ऐसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी न्यूक्लियस पड़े होते हैं। अब ये न्यूक्लियस हैं तो बेटा इनके एक्सॉन्स भी होंगे कि नहीं होंगे। अब ये एक्सॉन कहाँ की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे एक्सॉन इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्ट, ये सब क्या है बच्चों, ट्रैक्ट हैं, ये सब क्या है, ट्रैक्ट। और यहाँ से आपकी क्या बाहर आती है, तो यहाँ से आपकी क्या बाहर आती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। और स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती हैं बच्चों, स्पाइनल नर्व, और ये नर्व कहाँ जाती हैं, ऑर्गन की ओर जाती हैं। अब ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, जिनको हम, न्यूक्लियस के ग्रुप ऑफ साइटॉन्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इनसे भी क्या निकलेंगे, एक्सॉन निकलेंगे। ये एक्सॉन जो है ये क्या आपकी हड्डी है ना, क्रेनियम है, और ये जो एक्सॉन है ये सब कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दे दिया जाएगा, सिग्नल स्पाइनल नर्व से ऑर्गन की ओर आएगा और कोई भी रिस्पॉन्स होगा। मतलब ये है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में खुद के एक्सॉन्स होते हैं, जो हो सकता है बहुत सारे सिग्नल तो इससे ऊपर होकर और नीचे आते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों का सेंटर ये खुद है, ये खुद कंट्रोल करता है बहुत सारी चीज़ों का सेंटर, ये ऊपर जाने नहीं देता, यहीं से एनालाइज करके बाहर भेज देता है, ठीक है। जितनी भी गंदी गंदी चीज़ें हैं बच्चों, जितनी भी गंदी गंदी चीज़ें, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, यॉर्निंग, वॉमिटिंग, इन सब का सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये सारा, जैसे मान लो कि हमको वॉमिटिंग आ रही है, तो ये वाले सेंटर के जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, ध्यान समझना क्या हुआ कि यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखो, सेंसरी वो ऐसा भी हो सकता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जितने भी नर्व्स हैं वो सेरिब्रम में लेके गए, सेरिब्रम ने एनालाइज किया और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से जितने भी नर्व निकले उन्होंने सेंस भेजा। पर होता क्या है कि सेंटर जो है, जैसे कि मान लो कि ये वॉमिटिंग का सेंटर है, ध्यान समझना,
ठीक, जैसे कि मान लो कि ये वॉमिटिंग का सेंटर है, जैसे ही वॉमिटिंग आने वाली होगी सेंटर ओपन हो जाएगा और ये अपना सिग्नल किसको देने लगेगा, अपने ट्रैक्ट को देगा, स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन मतलब आपके छाती में जाएगा और बाकी सारी मसल्स काम करेंगी, आपको वॉमिटिंग होगी। ठीक है, तो जितने भी गंदे गंदे रिफ्लेक्स होते हैं जैसे कि वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, ये सब का जो सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होता है। ये ऊपर जाने ही नहीं देते, यहीं से ये ओपन होते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर आता है इनके पास, ये तुरंत रिफ्लेक्स भेज देते हैं। समझे आप मेरी बात को? सेंसरी न्यूरॉन इन सेंटर के पास सिग्नल लेके आए, ये सेंटर खुल गए, इनके थ्रू क्या निकलते हैं, इनसे भी तो न्यूरॉन निकल रहे हैं, ये होते हैं मोटर न्यूरॉन, ये सिग्नल लेकर उन ऑर्गन को भेजते हैं जहाँ से रिस्पॉन्स होना है। ठीक है, अब एक बात और समझिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा में किस किस चीज का सिग्नल होता है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा में किस किस चीज का सिग्नल होता है ये जानना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल जो है वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर। ठीक, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेडुला के बारे में बात करेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, फिर पॉन्स के बारे में बात करेंगे, फिर रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये हुआ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, यहां पर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और भी बहुत सेंटर है, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स सेंटर, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पढ़ाया भी मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इट मेंटेन द इनहेलेशन, मेंटेन इनहेलेशन। यहां पर अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे, पॉइंट्स भी यही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इट मेंटेन इनहेलेशन। अगर आप बात कर रहे हो इनहेलेशन की, तो ये किसको सिग्नल देगा बच्चों? गिव्स सिग्नल, किसको सिग्नल देगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को। ठीक है, किसको देगा? डायफ्राम को। और फिर ये दोनों क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? इनहेलेशन होगा। समझ में आ गई बात? क्या समझे आप? देखो, जब हम सांस लेते हैं, ध्यान समझना बात को, क्या बोल रही हूं मैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से निकलने वाले जो ट्रैक्ट हैं ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कि दो रिब्स के बीच में होती हैं, और डायफ्राम के बीच में, और ये उन्हें कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो छाती ऊपर आती है, डायफ्राम फ्लैट होता है, छाती का कैविटी बढ़ जाता है और आप सांस लेते हो। ये पढ़ाया मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, आप जाके लेक्चर लगा सकते हो। ध्यान समझना बच्चों, है ना। अब भैया इनहेलेशन कितने सेकंड का होता है बच्चों? 2 सेकंड का। इनहेलेशन कितने सेकंड का होता है? 2 सेकंड का। एक्सहेलेशन कितने सेकंड का होता है? 3 सेकंड का। 5 सेकंड की एक ब्रीथ होती है, 1 मिनट में 15 बार ब्रीथ आप कर सकते हो। ध्यान समझना। पर क्या बच्चों कभी ऐसा होता है कि तुम ऐसे ही करे रह जाओ, सांस लो ही नहीं, मर जाओगे ना, है ना। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करवाता है आपसे? इनहेलेशन करवाता है। समझ में आ गई बात? पर बेटा अगर आप ऐसे ही इनहेल करते रह गए तो एक समय ऐसा आएगा ना बेटा कि तुम मर जाओगे, है ना। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आएगा ना कि आप एक समय ऐसा आएगा भैया आपको एक्सहेल करना ही पड़ेगा। तो क्या करो बच्चों, क्या करो, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक्सहेल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान समझना, ये होता है पॉन्स। यहाँ पर मैं यहीं पर डिस्कस करूंगी क्योंकि दोनों के फंक्शन कोरिलेटेड है। पॉन्स, ठीक है। पॉन्स के पास एक सेंटर होता है विच इज कॉल्ड एज, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। सेंटर मतलब न्यूक्लियस, सेंटर को हम न्यूक्लियस कह सकते हैं ना। यहाँ पर एक सेंटर बना लेती हूँ, यहाँ पे एक सेंटर बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रैक्ट, ओ यहाँ से इसके ट्रैक्ट निकलेंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना है ना, ये ट्रैक्ट है सारे, ट्रैक्ट मतलब ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, ओके। यहाँ पर एक सेंटर होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूमोटेक्सिक सेंटर। देखो एक एक चीज ना क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। न्यूमोटेक्सिक सेंटर बच्चों, ठीक, पढ़ाया है रेस्पिरेटरी में और पता होना चाहिए। वापस से रिवीजन करवा रही हूं, उसके बाद भी अगर आपको नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेना यार, ठीक, चिल मारा करो। ध्यान समझो। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है
क्या हुआ कि सांस लेना है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिव हुआ है, वो क्या किया उसने, उसके ट्रैक्ट, ये देखो ये ट्रैक्ट ही है ना, ये ट्रैक्ट बाहर आ रहे हैं, इन्होंने डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल दिया। ट्रैक्ट कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकली, स्पाइनल नर्व्स डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे गई और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप सांस लिए। पर हमेशा सांस थोड़ी लिए रहोगे बेटा, सांस छोड़ोगे भी ना तो कैसे छोड़ोगे। अब ये ना बेचारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है, अब इसको पता ही नहीं है कि इसको सांस छोड़ना भी है, ठीक है। तो ये पॉन्स जो है ना, ये पॉन्स के पास एक सेंटर होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पॉन्स के पास एक सेंटर होता है मेरे बच्चों जिसे हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसको एक नेगेटिव सिग्नल देता है कि भैया मार डालोगे क्या सामने वाले को, है बिल्कुल बहुत ज्यादा उड़ी में मत रहो। एक नेगेटिव सिग्नल देता है। नेगेटिव सिग्नल मतलब मेरे बच्चों ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्लोज कर देता है और आप एक्सहेल करते हो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्लोज कर देता है और आप क्या करते हो बच्चों, एक्सहेल करते हो। समझे मेरी बात को। और आप क्या कर देते हो, हवा को एक्सहेल मार देते हो, ठीक ठीक। एक्सहेलेशन, क्योंकि सिग्नल आ रहा है, रिस्पॉन्स कर रहे हो, इसलिए एक्सहेलेशन थोड़ा लंबा होता है। एक्सहेलेशन में करते क्या हो, डायफ्राम को रिलैक्स करते हो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स करते हो, डन। तो नेगेटिव सिग्नल देते हैं इससे, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। तो यहाँ पर पॉन्स का भी एक सेंटर आपको समझ में आया, ठीक। पॉन्स का भी एक फंक्शन समझ में आया कि जिस प्रकार से सेरिब्रम में न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें हम बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं, ग्रुप ऑफ साइटॉन्स होते हैं, वैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा अपने ही सिग्नल को सेंस करके सीधा सिग्नल वहीं से भेज देता है, ऊपर जाने ही नहीं देता, ठीक है। ओके तो यहाँ पर सिग्नल जो है अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जिसमें एक सेंटर मैंने आपको क्या बताया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि इनहेलेशन के लिए ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ कंट्रोल में क्या होता है, पॉन्स होता है। तो वो हमेशा ये बोलता है कि भैया दिन भर इनहेलेशन थोड़ी करोगे, कभी ना कभी तो एक्सहेलेशन भी करोगे। तो पॉन्स जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये सिग्नल देता है कि भैया ऐसा है कि एक्सहेलेशन कर लो, क्योंकि दिन भर इनहेलेशन हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते, ठीक। अब देखो ऐसा ही यहाँ पर एक और सेंटर होता है बच्चों, यहाँ पर बना ले, ऐसे बहुत सारे सेंटर होते हैं, तुम कुछ बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ सेंटर होते हैं जिनको आप कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। ये बहुत सारे सेंटर हैं इसमें, मैं तो कुछ बता रही हूँ। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, ठीक है। अब ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या होता है, ये हार्ट बीट इंक्रीज करता है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या है, हार्ट बीट इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करता है, ध्यान से समझे। सपोज दैट कि मैंने शेर को देख लिया, नहीं मुझे ये एग्जांपल पसंद नहीं आ रहा, मैंने देखा आज मैंने टीवी चलाई और मैंने उसमें एक चुड़ैल की मूवी देख ली, ठीक। जैसे ही मैंने चुड़ैल की मूवी देखी तो क्या हुआ, मैं डर गई, ठीक है। डर गई तो सेंसरी नर्व जो है वो सिग्नल लेकर आई कौन से सेंटर पे, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर पे, ठीक। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर पे जो है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का है वो ओपन हो गया। उससे क्या निकले, बहुत सारे ट्रैक्ट निकले, ठीक। ये ट्रैक्ट कहाँ गए, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दे दिया, भैया ये किसको सिग्नल देंगे, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दे दिया। स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलेंगे, स्पाइनल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो अल्टीमेटली कहाँ पर जाएंगी, हार्ट पे। हार्ट का ऐसे नोड जो है वो ज़्यादा तेजी से काम करने लगेगा और हार्ट बीट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एक्चुअली जब हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि हार्ट एक विसरल ऑर्गन है। जब भी हम विसरल ऑर्गन को सिग्नल देकर बहुत तेजी से काम करवाते हैं तो ये विसरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ। समझे मेरी बात को। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, समझो बात को। जब मैंने भूतनी देखी तो सेंसरी नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सिग्नल किसको दी, मेडुला ऑब्लोंगेटा के कौन से पार्ट को। जिस प्रकार से सिग्नल आ रहे हैं वैसे जा भी रहे हैं, पता होना चाहिए आपको कि भैया यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं और ये इनके एक्सॉन ऐसे जा रहे हैं। तो उन्होंने इस सेंटर को सिग्नल दिया, सिग्नल ने एनालाइज किया, सिग्नल ओपन हो गया, सिग्नल ने अपने ट्रैक से सिग्नल वापस लेके आया। जब आ रहा है तो कौन सा नर्व होंगी, ये मोटर नर्व होंगे, और इसने किसको सिग्नल दे दिया, स्पाइनल सेल बॉडीज को सिग्नल दे दिया, उसने स्पाइनल नर्व्स को सिग्नल दिया। स्पाइनल नर्व्स बाहर की ओर गई और वो हार्ट की ओर गई। हार्ट में ऐसे नोड के पास गई, ऐसे नोड को बोला भैया जल्दी तेज करो क्योंकि आदमी डरा हुआ है। समझ में आ गई बात, क्या समझे आप। सिग्नल यहाँ से आ रहा है स्पाइनल नर्व से, स्पाइनल नर्व से आया, ठीक। सेंसरी नर्व है ये, सेल बॉडीज को सारे सिग्नल दे दिए गए, ठीक। नर्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी एक्सॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स सेल बॉडीज को मिल गया।
सेल बॉडीज ने अपना सिग्नल, यहाँ इस सेल बॉडी से भी एक्सॉन निकलेंगे, ये एक्सॉन ने सिग्नल किसको दे दिया, न्यूक्लियस को। कौन से न्यूक्लियस को, कार्डियोवैस्कुलर न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो एक्टिव हो गया, उसने अपने एक्सॉन निकले। पर ये एक्सॉन किस नेचर के होंगे, मोटर नेचर के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट किसके पास गए, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के न्यूक्लियस के पास। स्पाइनल कॉर्ड के न्यूक्लियस से क्या निकल रही थी बेटा, नर्व। ये कौन सी नर्व होगी, मोटर नर्व। ये मोटर नर्व किसके पास गई, हार्ट के पास। हार्ट से कौन से नोड के पास, ऐसे नोड के पास। ऐसे नोड को एक्टिव कर दिया और आपका हार्ट बीट तेज हो गया। समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा हजारों रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है बच्चों, ठीक है। तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ऊपर जाने नहीं देता, नीचे नीचे पे कंट्रोल मार देता है। समझ में आ गई बात, ठीक। आइए अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल पढ़ा दूं, तो जिससे मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिल जाए। ये देखो, हिंड ब्रेन को सबसे पहले हम लोग डिटेल में बात करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, चलो हिंड ब्रेन थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये हो गया बच्चों, देखो दिस इज द मेडुला। ये जो पार्ट है ये मेडुला, देखो पॉइंटेड होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया पॉन्स, ठीक है, ओके डन हो गया, ठीक। और यहाँ से ये मिड ब्रेन की, ये मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन की ये डक्ट आ रही है, डक्ट चौड़ी हो गई, ठीक है। और ये है आपका सेरिबेलम, ठीक। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पार्ट के बारे में, इस पार्ट के बारे में, मतलब पॉन्स और मेडुला के बारे में। आइए देखते हैं, ठीक है। तो क्या देखा बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि हिंड ब्रेन के 3 पार्ट, पॉन्स, वेरोलाई, सेरिबेलम एंड मेडुला। आज हम 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉन्स नहीं पढ़ाऊंगी, पहले मैं पढ़ाऊंगी सेरिबेलम भी नहीं, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आपके हिंड ब्रेन का तीसरा प्रमुख हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, मिड ब्रेन। अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे आपको बतानी है जिसके लिए मैंने बनवाया भी है, ये आओ जाओ बच्चों, देखो देखो ध्यान से, है ना। ये क्या है, दिस इज आवर मिड ब्रेन, दिस इज आवर मिड ब्रेन, दिस इज आवर पॉन्स, दिस इज आवर मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज योर बोन, ठीक है। ध्यान से समझेंगे मेरी बात। लेबल करूंगी मैं, कोई अच्छे से कलर से लेबल कर लेती हूँ। ला 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 ला। ये क्या हो गया बच्चों मेरे, दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक। दिस इज द पॉन्स, दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। आई बात समझ में है, समझे। इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ, ध्यान समझना, इन तीनों को एक साथ, पता है मैं क्या कहती हूं, इन तीनों को एक साथ मैं कहती हूं ब्रेन स्टेम। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम मैं सेरिबेलम को बोल दी थी ब्रेन स्टेम, पर वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। इन तीनों को एक साथ, मेरे लाल ध्यान से देखो, बोर नहीं हो यार, आराम से देखो, चिल मार के पढ़ो, ठीक है। कितनी आराम आराम से चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ ना, धीरे धीरे, ठीक है। दिन का जोड़ के ही महल बनता है, ऐसे महल जो एक रात में बन जाए वो ढह भी जाते हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये क्या है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब एक चीज पूरा याद रखना जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, फिर से एक बार थोड़ा सा और समझाना चाहूंगी। सपोज दैट ग्रे कलर, आई डोंट थिंक सो कि इसमें ग्रे कलर विजिबल होगा, बट यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये क्या है आपके न्यूक्लियस है, ठीक है। दीज आर द सेंटर्स, या ऐसा लिख देती हूँ मैं, ये क्या है, सेंटर्स है, ठीक है। सब लोग मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर अभी जो चीज़ पीछे एक्सप्लेन की तो वो आपको यहाँ पर और अच्छे समझ में आ जाएगी। सपोज दैट कि ये क्या है, कोई ऑर्गन है, ठीक। यहाँ से क्या निकल रही है, नर्व, ठीक। भैया ये नर्व है ना, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस ऑर्गन क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द नर्व। यहाँ से कौन सी नर्व आ रही है, सेंसरी, ध्यान से समझिएगा सब लोग। यहाँ से कौन सी नर्व आ रही है बच्चों, सेंसरी नर्व।
ठीक है, अब यहाँ पर ग्रे कलर, मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ क्योंकि ग्रे कलर ज़्यादा विजिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं ग्रीन से बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या पड़ी हुई हैं, गैंग्लियास। गैंग्लियास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इनटू द पेरिफेरल नर्वस, नहीं ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये सेंसरी नर्व जो आई, इन्होंने सिग्नल किसको दे दिया, इनको दे दिया। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, ध्यान समझना है ना। अब क्या हुआ, सेंसरी नर्व ने सिग्नल ले लिया, किसने ले लिया, स्पाइनल कॉर्ड के न्यूक्लियस ने, जिसको हम, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होती है उनको न्यूक्लियस कहते हैं। अब इससे क्या निकलेगा बच्चों, एक्सॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट जो है इसने सिग्नल दे दिया, मान लो इस सेंटर को। ठीक है, एरो बनाती हूँ, सिग्नल ऊपर गया। ठीक है, ओके, ये कैसा सिग्नल है बच्चों, असेंडिंग। ये वाला कैसा सिग्नल है बच्चों, असेंडिंग। कैसा सिग्नल है बच्चों, असेंडिंग। ठीक है, मान लो ये कौन सा सेंटर है, मान लो कि ये, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, मान लो ये रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है। ठीक है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है। ठीक है, रिदम सेंटर है। ठीक, अब क्या हुआ, ठीक, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। अब ध्यान समझो, सिग्नल ऊपर गया कि अब सांस लेना है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर ओपन हो गया। रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, सेंटर मतलब व्हाट बच्चों, दिस इज द न्यूक्लियस, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को सिग्नल मिला कि भैया सिग्नल इनहेलेशन का है। इस न्यूक्लियस से और एक्सॉन निकलेंगे, इस न्यूक्लियस से और एक्सॉन निकलेंगे। ठीक, और ये किसको दे दिए जाएंगे भैया, ये एक्सॉन किसको दिए, इन साइटोन को वापस दे दिए गए सिग्नल। अब इन साइटोन से और क्या निकलेंगी बच्चों, मैं और किसी कलर से बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ से और क्या पास होती है, ये तो सेंसरी नर्व है जो सेंस लेकर जाती है। ठीक है, और यहाँ से मोटर नर्व भी तो बाहर आएगी, बोलो मेरी बात सही है कि नहीं। अब यहाँ से क्या बाहर आएगी बच्चों, मोटर नर्व, और ऑर्गन को दे दी जाएगी। मोटर नर्व सेंस लेकर आ रही है। ठीक है, ऑर्गन कौन है आपका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आप इनहेलेशन कर पाओगे, समझे। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम से सिग्नल आया, स्पाइनल कॉर्ड में पड़ी हुई सेल बॉडीज को सिग्नल दे दिया गया, उन सेल बॉडीज से निकले एक्सॉन। ठीक है, जो कि हम ट्रैक्ट कहते हैं। ये ट्रैक्ट सिग्नल लेकर गए कहाँ पर, मेडुला ऑब्लोंगेटा के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ओपन हो गया और उसने अपने ट्रैक्ट से वापस अपने ट्रैक्ट से सिग्नल दिया। देखो ये ट्रैक्ट सिग्नल लेकर आ रहा है। ठीक है, सिग्नल लेकर आया और उसने स्पाइनल कॉर्ड के न्यूक्लियस को, और भी न्यूक्लियस है जो सेंस देते हैं लेते हैं, दोनों टाइप का काम कर सकते हैं, कई बार अलग अलग भी करते हैं, और उन्होंने न्यूक्लियस को सिग्नल दे दिया, हमारा काम हो गया है। अब इन न्यूक्लियस से कौन सी नर्व निकलेंगी, इससे निकलेंगी सेंसरी नर्व, दीज आर द मोटर नर्व। ठीक है, कौन सी नर्व निकलेंगी, मोटर नर्व, और मोटर नर्व सिग्नल कहाँ लेके जाएंगे, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप सांस ले पाओगे। ये पूरा डायग्राम अच्छे से। पर यहाँ पर पॉन्स में भी सेम यही कहानी होती है कि पॉन्स में भी कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसको देते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैसेज करते हैं, किसका, स्विच ऑफ का, कि तुम भैया अपना काम बंद कर दो। अब क्या होगा, अब स्विच ऑफ, अभी क्या है, स्विच ऑन का सिग्नल मिल रहा है डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को। अब किसका होगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कैसा मैसेज जाएगा, स्विच ऑफ का। ठीक है, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इस सेंटर को बंद करने का काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको बात। आइए आगे बात करते हैं, और क्या बोलना चाह रही हूं मैं। कहाँ है अपन, चलो ओके। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पूरी कहानी क्लियर हो गई मेरे बच्चों को। ये ट्यूबुलर पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मिड ब्रेन कनेक्टेड होता है। ठीक है, सिचुएटेड ब्रेन स्टेम कहलाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, मिड ब्रेन, पॉन्स, और ये जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं आपकी बॉडी में, देखो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है ना बॉडी में बच्चों, वो हमेशा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ी जाती हैं। समझ में आई बात। जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं आपकी बॉडी में, वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ी जाती हैं। मेड्यूला अपने सिग्नल्स को सारे विसरल ऑर्गन्स को अपने सिग्नल देता है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, हार्ट बीट बढ़ाना है तो मेड्यूला से उसका सिग्नल जाएगा। तो विसरल ऑर्गन है ना हार्ट,
और विसरल ऑर्गन को हम ऑटोनॉमी, अपने आप ही तो हार्ट बीट रही है, तुम्हारा कंट्रोल है क्या उस पर? तो उन सारे कारनामे को जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते उनको ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ा जाता है, ऑटोमेटिक काम होता है। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही कंट्रोल होती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, जैसे शेर देखकर आदमी की हार्ट बीट बढ़ जाना, चुड़ैल देखकर हार्ट बीट बढ़ जाना, तो ये रिफ्लेक्स है। आई बात समझ में? जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस बढ़ना, ठीक है, जैसे कि आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा पे है ना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो सांस बढ़ाने का काम करता है ना बच्चों। तो इसी तरीके से जो हिंड ब्रेन होता है उसका मेडुला पार्ट आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप डरे हुए रहते हैं तो उस समय गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्लो हो जाता है। क्यों? मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से। मेटाबॉलिज्म जो होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज डरने के दौरान बढ़ जाती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन सारे कंट्रोल को हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज आपके बॉडी में कंट्रोल होती हैं वो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से बहुत सारी कंट्रोल होती हैं, ठीक है। नाउ जितने भी ये फंक्शन होते हैं, स्नीजिंग, कफिंग, सॉलोइंग, वॉमिटिंग, यॉनिंग, ये सब भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होते हैं। अच्छा, एक चीज अब मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं एक पॉन्स का, ये दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसी के साथ ही साथ एक और फंक्शन है विच इज द पॉन्स का फंक्शन। देखिए, पॉन्स का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। यहाँ पे पढ़ाती हूँ मैं, आइए देखते हैं। पॉन्स का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रिज, ठीक है। व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ मीन्स ऑफ पॉन्स? पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज, ओके, ठीक है, ब्रिज। आइए, ब्रिज किसके बीच में? ब्रिज किसके बीच में? ब्रिज, ये इसके ऊपर क्या होगा भैया? ओ हो, इसके ऊपर क्या होगा बच्चों? इसके ऊपर होगा सेरिबेलम, इसके ऊपर होगा सेरिबेलम, तो और यहाँ पर होगा सेरिब्रम, सॉरी यहाँ पे होगा सेरिब्रम और यहाँ होगा सेरिबेलम। तो सेरिबेलम से आपको क्या लगता है कि सिर्फ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सिग्नल या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है? बच्चों ऐसा नहीं है, आपके सेरिबेलम से भी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम में जाती है और सेरिब्रम से इंफॉर्मेशन सेरिबेलम में आती है। तो यहाँ से यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन जो जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है? पॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो पॉन्स को हम एज अ ब्रिज की तरह भी ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का मतलब इट इज द ब्रिज बिटवीन द सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर कमिंग फ्रॉम सेरिब्रम इट गोइंग टू सेरिब्रम, cerebellum and coming from cerebellum going to cerebrum, any type of information coming from cerebrum going to cerebellum जो है वो किसके थ्रू होगी? पॉन्स के थ्रू होगी, ठीक है। अब आपको एक और चीज यहाँ पर याद रखनी, यहीं पर एक्सप्लेन करूंगी मैं। पॉन्स पर एक और सेंटर होता है विच इज कॉल्ड एज एपन्यूएस्टिक सेंटर, ठीक है, एपन्यूएस्टिक सेंटर। देखो, पॉन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को या रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, बिकॉज पॉन्स हैज टू टाइप्स ऑफ सेंटर मेरे बच्चों। एक होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एक होता है एपन्यूएस्टिक सेंटर। न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो होता है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बंद करने का काम करता है, ताकि इनहेलेशन का सिग्नल अब ना जाए आपके डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे और आप एक्सहेलेशन करें। समझ में आई बात? ऐसे ही एपन्यूएस्टिक सेंटर होता है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ओपन रखने का कुछ देर तक काम करता है। जैसे सपोज दैट कि आज योगा का कोई शिविर लगा हुआ है, समझो अगर योगा का कोई शिविर लगा हुआ है तो यू ऑलवेज डू लाइक दिस, लंबा इनहेलेशन किया। नॉर्मल ब्रीदिंग में व्हाट वी हैव टू डू, वी आर नॉर्मल सांस ले रहे हैं। तो जब आप नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो इसमें दो सेंटर का रोल है, एक है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और एक है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से आप इनहेलेशन करते हैं और न्यूमोटेक्सिक सेंटर से आप इनहेलेशन बंद करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है। एपन्यूएस्टिक सेंटर, जब आप कोई ऐसी कहानी कर रहे हैं, सपोज दैट खांस रहे ठीक, तो जब आप खांस रहे हैं तो आप पहले डीप ब्रीथ किए, तो डीप ब्रीथ किए इसका मतलब ये कि नॉर्मल टाइम से कुछ ज़्यादा समय तक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ओपन रहना पड़ेगा, तभी आप थोड़े देर तक इंस्पायरेशन इनहेलेशन कर सकते हैं। तो एपन्यूएस्टिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बताता है कि बेटा थोड़ी देर और काम कर लो, थोड़ी देर तक खुले रहो ताकि हम डीप इनहेलेशन कर सकें।
ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया। तो पॉन्स वेरोलाई जो होता है इट इज अ ब्रिज, पहला पॉइंट, इट इज अ ब्रिज बिटवीन द सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग एंड गोइंग टू सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, दोनों के बीच में ब्रिज होता है पॉन्स, जिसके थ्रू हम गुजारेंगे। दूसरी बात हमने क्या की, दूसरी बात हमने ये की कि पॉन्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। इसमें दो सेंटर्स होते हैं। सेंटर्स इज नथिंग बच्चों, दिस इज द न्यूक्लियस, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, जिसके एक्सॉन किसी भी जगह पर जा सकते हैं, पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो भी एक्सॉन होते हैं वो सारे वाइट कलर के होते हैं। समझ में आ गई बात। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स ट्रांसवर्स नर्व फाइबर कनेक्ट द सेरिबेलम बाय द लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स कनेक्ट द सेरिबेलम टू मेड्यूला। तो दो प्रकार के नर्व्स होते हैं ऐसे, जैसे मान लो कि ये है पॉन्स, ठीक है, ये है आपका मेड्यूला, ठीक है, सपोज दैट, और यहाँ पर है आपका सेरिबेलम और ये है आपका सेरिब्रम। तो ये कैसी हैं, ट्रांसवर्स नर्व, ट्रांसवर्स, और ये है लॉन्गिट्यूडनल नर्व। तो पॉन्स से दो प्रकार की नर्व्स निकलती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स नर्व जो सेरिबेलम टू सेरिब्रम जा रही है, और एक है लॉन्गिट्यूडनल नर्व जो सेरिब्रम से मेडुला ऑब्लोंगेटा की ओर आ रही हैं। तो दो चीज़ों को पॉन्स कनेक्ट करता है। इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग, कैसे कंट्रोल करता है वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। नाउ बच्चों, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी आप लोगों ने ये सुना है कि जो राइट वाला ब्रेन होता है वो लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, जो राइट वाले पार्ट होता है वो लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिएगा, मैंने एक ब्लैक वो बनाया है ना, उसमें बनाती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। सपोज दैट कि ये है आपका सेरिब्रम, थोड़ा छोटा सेरिब्रम बनाऊंगी मैं क्योंकि यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें बनानी है, ठीक है। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये हो गया आपका पॉन्स वेरोलाई, थोड़ा छोटा पॉन्स वेरोलाई भी बनाऊंगी। ये हो गया आपका पॉन्स वेरोलाई, एंड दिस इज योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ऐसा बनाती हूँ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, सब लोग ध्यान से समझिएगा। सेरिब्रम से कमांड नीचे की ओर आते हैं। सेरिब्रम का काम क्या होता है बच्चों? सेरिब्रम का काम होता है डिसीजन लेना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? सेरिब्रम का काम होता है डिसीजन ले लो। समझ में आ गई बात? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? सेरिब्रम का काम होता है डिसीजन लो। कोई डिसीजन यहाँ पर हो गया है, ठीक है, यहाँ पर कोई डिसीजन हो गया है, तो अब इस डिसीजन को हमें इस फलाने ऑर्गन तक पहुंचाना है, ठीक है। इस डिसीजन को हमें फलाने ऑर्गन तक पहुंचाना है। डिसीजन यहाँ हुआ है, तो ध्यान से समझना, अगर डिसीजन यहाँ हुआ है तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से जो एक्सॉन निकलेंगे उन एक्सॉन्स को यहाँ सीधा सीधा जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्सॉन आ तो ऐसे ही रहा होता है, ऐसा ही आ रहा होता है, पर जैसे ही वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंचता है वो ऐसा हो जाता है। समझ में आई बात? वो ऐसा हो जाता है, ठीक। यहाँ पर डिसीजन आ तो ऐसा ही रहा होता है, ये ऐसा ही आ रहा होता है, पर जैसे ही वो इस एरिया में पहुंचता है वो ऐसा हो जाता है। समझा आप मेरी बात को? क्या बोला मैंने? ठीक, ध्यान से समझना, ठीक। ऐसा, ठीक। क्या समझे आप? मैंने ये देखा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम मेरे लाल? सेरिब्रम मुझे बताता है खा लो, पी लो, ऐश कर लो, मजा कर लो, मार दो, कूट दो। सेरिब्रम जो होता है वो डिसीजन लेने का काम करता है। कोई डिसीजन सेरिब्रम ने ले लिया, अब डिसीजन लेके आ रहा है तो कायदे से उसे सीधे चले जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ से जो एक्सॉन आ रहे हैं वो ऐसा आएंगे, और यहाँ से जो ऐसा आ रहे हैं वो ऐसा आएंगे। समझ में आई बात? इसलिए लोग कहते हैं कि जो लेफ्ट वाला सेरिब्रम है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और राइट वाला जो सेरिब्रम है वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ट्रैक्ट हैं वो क्रॉस कर रहे हैं, समझे? यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ट्रैक्ट क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, क्रॉस को मैं क्या कह सकती हूँ, डिकसेशन, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, डिकसेशन ऑफ ट्रैक्ट, डिकसेशन ऑफ ट्रैक्ट। तो आपने सुना होगा, ये आपने ये बात सुनी होगी
कि जो राइट वाला ब्रेन होता है वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट वाला ब्रेन होता है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, वो ऐसे करता है। अगर इस पार्ट में डिसीजन हो गया, सपोज दैट ये राइट पार्ट है ना, तो राइट पार्ट में डिसीजन हो गया तो वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट पार्ट में डिसीजन हो गया तो वो राइट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। जिस पार्ट पे वो क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिकसेशन। डन हो गए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी तक, ठीक है। सो बच्चों, मैंने हिंड ब्रेन के दो पार्ट आपको सिखाए। एक मैंने आपको सिखाया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। मैक्सिमम इनवॉलेंट्री एक्शंस जो आपकी बॉडी में विसरल ऑर्गन्स के थ्रू करे जाते हैं वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही उसको सिग्नल देता है। जैसे कि यॉर्निंग, तो कौन दे रहा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इवन आप इंटेंशनली उसे जानते भी नहीं और आपकी बॉडी में डिसीजन हो गया, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो सिग्नल देता है आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी पार्ट को, जिससे आप यॉर्निंग कहते हैं। वॉमिटिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रहा है, कफिंग हो रहा है, तो वो सेरिब्रम तक जाने नहीं देता, वहीं पर वो डिसाइड करके नीचे भेज देता है। बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शन जो विसरल ऑर्गन्स के थ्रू किया जाता है, जैसे हार्ट बीट का बढ़ना, रेस्पिरेशन का बढ़ना घटना, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। सो कलेक्टिवली अगर मैं एक फंक्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा का बताऊं तो पता है क्या होगा? मैक्सिमम इनवॉलेंट्री फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। एंड ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस which is not under your will control, this is the part of autonomic nervous system. So all the functions which is proceeded into the autonomic nervous system is the function of medulla oblongata. डर लगना, घबराना, खुश होने का तो खैर सेरिब्रम है, पर बहुत सारे खांसी आना, ठीक है, नींद आना, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के ही फंक्शन है। मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन को भी, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, पर उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज द पॉन्स। पॉन्स इज द कनेक्शन बिटवीन द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। पॉन्स इज द कनेक्शन बिटवीन द सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। पॉन्स इज अ ब्रिज। पॉन्स ब्रेन के हर पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है, और इसके पास दो प्रमुख सेंटर्स होते हैं विच इज द एपन्यूएस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहेलेशन रुकवाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से, और एपन्यूएस्टिक सेंटर इनहेलेशन सेंटर मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को और खोले रखता है ताकि इनहेलेशन थोड़ा लंबा हो सके, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो सेंटर हम बात, तो ये सेंटर क्या है? सेंटर कुछ नहीं है बच्चों, सेंटर इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ साइटॉन्स, ठीक है, जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। बस दो चीजों में आपको डिफरेंशिएशन होना चाहिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी ग्रुप ऑफ साइटॉन है उनको हम गैंग्लिया कहते हैं, पर अगर वो स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन, मेडुला, पॉन्स इन सब में पाए जा रहे हैं तो इनको हम न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटर होते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं बच्चों। आपने देखा कि जो पॉन्स था उसमें दो सेंटर पाए गए जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे थे। आपने देखा कि स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग का भी, इवन रेस्पिरेशन का भी, और कफिंग का, ओके, और वेरियस कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ का सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में था, ठीक है। मैं एक बात आपको बताऊं कि जितने भी बॉडी में मैक्सिमम और क्या कह सकते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, वो मेडुला के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शन होते हैं मेरे बच्चों? इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिन्हें आप स्वतः कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस केम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जितने भी ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो मेडुला उसका सेंटर होता है। समझ में आ गए? तो अगली बार चुड़ैल देख के घबराओ ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मेडुला का कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ओपन हो गया है, जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा मिड ब्रेन की पोजीशन, मिड ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, और मिड ब्रेन का फंक्शन। हमने ये पढ़ा कि मिड ब्रेन में देयर आर 4 थिंग्स, 2 ऊपर 2 नीचे,
कुछ विजुअल रिफ्लेक्स कर रहे हैं, कुछ ऑडियो रिफ्लेक्स कर रहे हैं। तो अगर कोई लड़की जा रही हो है और कोई लड़का देख कर बढ़िया है, तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है? विजुअल। आपके कान में कोई आके बोल रहा है अरे तेरी वो बुराई कर रहा था, तुम बोलोगे क्या बुराई कर रहा था? तो ये ऑडियो रिफ्लेक्स है। ये मिड ब्रेन रेगुलेट करता है। इवन आपकी बॉडी में जो है मसल्स की टोनिंग, मसल अगर आप ऐसा हाथ कर रहे हो तो ऐसा रहेगा, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा रहेगा, तो ये सब भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसका फ्रंट पे पोर्शन, पिछला पोर्शन ऑडियो और विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया हिंड ब्रेन के बारे में, उनकी पोजीशन और उनके दो स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया पॉन्स का फंक्शन और मेडुला का फंक्शन। सेरिबेलम का फंक्शन पता है, अभी बचा हुआ है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डील करवाऊंगी। आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, बेसल न्यूक्लियाई पढ़ा, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियस पूरे ब्रेन स्टेम में होते हैं। इन न्यूक्लियस का क्या एग्जैक्टली फंक्शन होता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और एक चीज़ आपको बताऊंगी कि अगर कभी आप किसी पिकनिक में गए, ठीक है, आपके स्कूल वालों ने बोला पिकनिक में ले जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे जब जाते हैं तो सारे क्या बच्चे एक ही चीज़ करने के लिए जाते हैं? नहीं। कुछ लड़का लोग जाता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को पटाएगा, कुछ लड़की लोग जाती है कि लड़के को फंसाऊंगी मैं, ठीक है, कुछ लोग जो है वो खाने के इंटरेस्ट में जाते हैं, कुछ लोग झरना देखने जाते हैं, कुछ लोग वादियाँ देखने जाते हैं, कुछ लोग जो है छलांग लाने जाते हैं, कुछ लोग कुछ करने जाते हैं। तो हर कोई अलग अलग काम करने के लिए जा रहा है, पर स्पॉट क्या है? एक ही। लोगों के देखने का अलग अलग नज़रिया है, लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ऐसा क्या है, जब हम जा एक ही रहे तो सबको एक ही जैसा काम करना चाहिए, पर हर कोई एक जैसा क्यों नहीं करता, वो अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि जो कहानी मैं आज आपको समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आई। अगर कुछ ना समझ में आए प्लीज लेट मी नो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जरूर समझाऊंगी। सो दिस इज इट। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच एंड